बच्चों, मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? भूगोल की 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। पहली कक्षा में हम लोगों ने और दूसरी कक्षा दोनों में हम लोगों ने भारत के भूगोल का सामान्य परिचय किया था। उसमें हम लोगों ने स्पेशली इंडिया का लोकेशन, भारत के कुछ राज्य, कुछ स्थलीय सीमा, कुछ देशों के साथ सीमा, इन सब चीज़ों की हम लोगों ने बात की थी। भारत का स्थानीय जो लोकल समय, मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम जोन है, उसकी बात की थी। कर्क रेखा की बात की थी। समुद्र तटीय राज्यों की बात की थी। तो बहुत सारा एक तरीके से हम लोगों ने जो ओवरव्यू था, एक ओवरव्यू इंडियन ज्योग्राफी का या इंडिया की ज्योग्राफी का, वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। पिछले दो लेक्चर हमारा उसी पर था। आज का जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर टोटल आज से हम भारत के भू आकृतिक प्रदेश या भौगोलिक क्षेत्र जो भी भारत के हैं उनको बिंदुवार क्रम में स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर हम भारत की भौगोलिक प्रदेश की बात करें, भारत के भौगोलिक प्रदेश उच्चावच के आधार पर या विविधता के आधार पे भारत को कई भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है। इसमें जैसे अगर आप देखो तो जैसे सबसे पहले भारत के पर्वतीय क्षेत्र, तो कुछ तो भारत के पर्वतीय क्षेत्र होंगे। उसके बाद भारत के पठारीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र के बाद भारत का मैदान, मैदान के बाद थोड़ा सा मरुस्थल, और मरुस्थल के बाद भारत के कुछ द्वीप। ये भौगोलिक प्रदेश हैं इंडिया के, जो हम बिंदुवार क्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की। और अगर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो इसको मैं कई हिस्सों में बांटकर पढ़ाऊंगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा हिमालय, हिमालय के बाद पढ़ाऊंगा पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय का मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालय फैला हुआ है, जैसे आसाम में कुछ छोटे छोटे हिमालय के टुकड़े हैं, जैसे अरुणाचल में है, तो वो एक्चुअल में हिमालय का ही विस्तार है। जैसे मिसमी, अबोर, पटकाई ब्रूम, मिकिर, गारो, खासी, जैंतिया, नागा, मिजो, ये तमाम पहाड़ियां हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे पूर्वी हिमालय में। लगातार यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विंध्याचल की। विंध्याचल के बाद हम लोग बात करेंगे अरावली की। अरावली के बाद हम लोग बात करेंगे सतपुड़ा की। सतपुड़ा के बाद हम लोग बात करेंगे पश्चिमी घाट की। और सबसे लास्ट में बात करेंगे हम लोग पूर्वी घाट की। तो यहाँ पर ढेर सारे हमारे पास पर्वत निकल कर आए पूरे भारत में, जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है उसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले भारत के भौगोलिक प्रदेश को हमने अपने हिसाब से डिवाइड करके आपको स्टडी के लिए पढ़ाने, मतलब जो एक आसान तरीके से आप समझ सको, इसलिए हमने इसको इस तरीके से बांटा हुआ है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग हिमालय, पूर्वी हिमालय, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को पढ़ेंगे। इसी तरीके से पठारी क्षेत्र को जब पढ़ेंगे तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार, रायलसीमा का पठार, दक्कन का पठार, तो ढेर सारे पठार, मेघालय का पठार, तो ढेर सारे पठार को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मैदान में उत्तर भारत का मैदान करेंगे, भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र, ये सब क्या होते हैं उनकी बात यहाँ पे की जाएगी, बांगर की। मरुस्थल में थार का मरुस्थल पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया लेंगे। द्वीपों में अंडमान और निकोबार में विस्तृत 1000 से भी ज़्यादा द्वीपों की बात की जाएगी। उसमें कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है, कौन से द्वीप की क्या खास बात है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहने के लिए तो पूरा का पूरा बुक भरा पड़ा है, लेकिन हम यहाँ पे चर्चा सिर्फ उन्हीं बिंदुओं की करेंगे जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे।
बिल्कुल आप ये वीडियो देखिए और वीडियो के लास्ट में जब आप हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन उठाओगे, अगर हल नहीं होगा तो फिर इस चैनल को पर वीडियो देखना बंद कर देना। इसकी पूरी गारंटी है आपको कि अगर आपने ये वीडियो देखा तो इसका मतलब है कि हिमालय से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आना है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग हिमालय को पढ़ना शुरू करते हैं। भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे पहला पर्वतीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे पहला हिमालय। जितने क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन होंगे सारी की चर्चा यहाँ पे होती रहेगी। हिमालय का सीधा सीधा मतलब है, इसको जो है कि हिमालय को हम हिमाद्री या हिम जमा आलय, बर्फ का घर, हिमालय को क्या करें, बर्फ का घर। चलिए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय का जो निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वजह से हुआ है। तो आप इसको प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत से भी कह सकते हो और प्लेट कंटिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से भी आप कह सकते हो। तो हम यहाँ पर इसको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से समझने की कोशिश करते हैं। विवर्तनिकी सिद्धांत क्या था? प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ये जो पृथ्वी है का जो ये क्रस्ट बना हुआ है, एक्चुअल में जो पूरी पृथ्वी का जो ये ऊपरी सतह है, इसका जो क्रस्ट वाला हिस्सा है ये ढेर सारे छोटे बड़े प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। उसमें से एक बहुत ही बड़ी प्लेट है, उस बड़ी सी प्लेट का नाम है इंडो यूरेशियन प्लेट। उसका नाम है यूरेशियन प्लेट। और इधर कहीं नीचे एक छोटी सी प्लेट थी, छोटी क्या इसकी तुलना में छोटी थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये 0 डिग्री की लाइन थी। 0 डिग्री लाइन के ऊपर यानी जो अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश, उसके ऊपर यूरेशियन प्लेट थी और नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। और चूंकि आपको पता है कि पृथ्वी लगातार पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर रही है, तो जो पृथ्वी जब लगातार घूर्णन गति कर रही है तो इस गति की वजह से यहाँ पर 2-3 फोर्स काम करते हैं। ये फोर्स काम करता है जो जिसको कहते हैं ज्वार भाटा का बल, ज्वार भाटा बल। एक करता है यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल। एक बल यहां पे काम करता है उत्प्लावक बल। तो तमाम प्रकार के बल काम करते हैं और इन सभी बलों की वजह से ये जो प्लेट हैं ये प्लेट लगातार मूव करते हैं। ये जो प्लेट हैं, एक तो इन प्लेटों का जो मूवमेंट होता है वो पश्चिम की दिशा में होता है और एक तो इन प्लेटों का मूवमेंट ऊपर की ओर भूमध्य रेखा की तरफ होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक जो प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने बताया कि जो इंडिया के बीच जो ये हिमालय पर्वत है, इंडिया का जो बॉर्डर पे, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसका निर्माण एक्चुअल में प्लेट टेक्टोनिक पद्धति से हुआ। यूरेशियन प्लेट अपनी जगह पर बना हुआ था। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था ये पृथ्वी की मूवमेंट की वजह से इन बलों के कारण भूमध्य रेखा की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये ऊपर गया तो ये जो जगह था ये खाली जगह था। ये जगह कैसा था? बिल्कुल खाली जगह था। और यहाँ पर कौन सा सागर बना हुआ था? यहाँ पे एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सागर। तो पानी का स्थान था। ये प्लेट इस पानी से ऊपर होते होते ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जब यहाँ तक ये प्लेट पहुंचा तो इससे टकरा गया। टकराने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर वलित पर्वत का निर्माण हो गया। अभी हम लोग जब जनरल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, प्लेटें जब टकराती हैं, जब गति करती हैं अभिसारी या संरक्षी, तो वहाँ पे हम लोग उन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी अगर यहाँ पे करेंगे तो हमारा टॉपिक
डाइवर्ट हो जाएगा। हम अभी यहाँ पे हिमालय को शुरू किए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आप ये समझो कि हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी प्रिंसिपल से यहाँ पे हम लोग व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इन बलों के कारण लगातार ऊपर की ओर मूव कर रहा था, और जब वे ऊपर भूमध्य रेखा को पार करके ऊपर ये यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो यहाँ पर जो टेथिस सागर का पानी था वो किनारे की तरफ चला गया, और बीच में जो मलबा था वही मलबा ऊपर की ओर उठना शुरू हुआ, और इसी का नाम हम यहाँ पर देते हैं हिमालय। तो हिमालय दुनिया का सबसे नवीन बलित पर्वत है। कभी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हिमालय का निर्माण क्या बहुत इतिहास में बहुत पुराना है, नहीं, हिमालय जितने भी वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन्स हैं उनमें सबसे नया है। इसी पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय का निर्माण जहां पर हुआ वहां पहले कौन सा सागर हुआ करता था, तो वहां पर पहले कौन सा सागर हुआ करता था? टेथिस सागर। एक बार पीसीएस ने अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि टेथिस सागर का जिस स्थान पर टेथिस सागर था वहां आज हिमालय है, तो उस टेथिस सागर का बचा हुआ रेजिडुअल रूप या जो अवशिष्ट रूप है उसका क्या नाम है? तो अवशिष्ट रूप ही भूमध्य सागर कहलाता है। एक चीज आप याद रख लो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेथिस सागर का बचा हुआ रूप ही भूमध्य सागर कहलाता है। धीरे धीरे हिमालय का निर्माण होना शुरू हुआ और हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ना शुरू की। आज हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और अभी भी उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अभी भी ये जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है लगातार हो रहा है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष उत्तर की ओर भारतीय प्लेट मूव कर रही है। यह चीज याद रखो, हर साल भारतीय प्लेट 2 सेंटीमीटर चाइना में घुस रही है, यानी कि जो चाइना का जो ये बॉर्डर है यूरेशियन प्लेट का, वहां पे वो टकरा रही है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो बिल्कुल यंग फोल्ड माउंटेन। और इसके साथ ही एक चीज और हिमालय के बारे में आप यहां पे समझो कि हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत। और सबसे ऊंचा का मतलब इसकी जो सबसे हाईएस्ट चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है? 8,850 मीटर। ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट चोटी है। इस वजह से हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत बन जाता है। टेथिस सागर के स्थान पर हिमालय का निर्माण हुआ। टेथिस सागर का बचा हुआ रूप ही भूमध्य सागर कहलाता है। यह एक यंग फोल्ड माउंटेन है और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है। ये था हिमालय का एक थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे हिमालय को कितने भागों में बांटेंगे और कैसे एक एक हिस्से को पढ़ेंगे, उसकी बात यहाँ पे की जाएगी। चलिए, हिमालय को नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इसी में ये है कि हिमालय को हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन, हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन। ऊर्ध्वाधर का मतलब कि अगर हम जम्मू कश्मीर से पंजाब आते हैं तो हिमालय में क्या उच्चावच हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट है वो कैसे है? वो है जम्मू कश्मीर से पंजाब की तरफ। आप इसको देखिए। सबसे पहले आप ये समझो कि हिमालय का जो ऊर्ध्वाधर जब हम विभाजन करेंगे तो इसको मैं 4 भागों में बांटकर आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहला हिमालय का जो हिस्सा रहेगा उसको कहेंगे ट्रांस हिमालय। सबसे पहले वाले हिस्से को क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बाद क्या आएगा?
ट्रांस हिमालय के बाद ऐसा क्या आकृति आएगा कि वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होंगी? भाई ऐसे आएगा, एक हिमालय का एक हिस्सा हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ी सी खाई बनेगी, फिर हिस्सा आएगा, फिर यहाँ पे एक खाई बनेगी, फिर ये, तो 1 2 और ये 3, ये जो 3 गहरी गहरी खाइयाँ बन रही हैं, जो घाटियाँ बन रही हैं, यही घाटियाँ इन सबको अलग करती है। तो ये ऊर्ध्वाधर विभाजन है। जब हम कश्मीर में आते हैं तो सबसे पहले कश्मीर से जब हम चलना शुरू करेंगे तो हमको कौन सा हिमालय मिलेगा? ट्रांस हिमालय मिलेगा। ट्रांस हिमालय के बाद फिर हम जब इस दूसरे वाले पार्ट पर आएंगे, इस घाटी को पार करके, तो इस घाटी को जैसे ही हम पार करेंगे हमें दूसरा हिमालय का हिस्सा मिलेगा जिसको हम कहते हैं महान हिमालय, ग्रेट या इनर हिमालय। इसको आंतरिक हिमालय भी, महान हिमालय भी, या इसी को एक स्पेशली हिमाद्री भी कहते हैं। तो महान हिमालय में बहुत ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां होती हैं, उसी की वजह से इसको हिमाद्री कहते हैं। तो हिमालय का जो ओरिजिनल रूप है वही है महान हिमालय। तो ये हो गया महान हिमालय। महान हिमालय के बाद फिर एक छोटी सी घाटी आपको दिख रही है। इस घाटी के बाद फिर एक अगला हिमालय का पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं लघु हिमालय। तो हिमालय का अगला पार्ट कौन सा आ जाएगा? लघु हिमालय। और लघु हिमालय के बाद फिर एक घाटी आपको दिखेगी, और उस घाटी के बाद जो सबसे आउटर हिस्सा होगा जिसको हम कहेंगे शिवालिक। शिवालिक या इसी को कहेंगे बाहरी हिमालय, इसी को कहते हैं आंतरिक हिमालय, इनर हिमालय, आउटर हिमालय। तो ये हो गए हिमालय के 4 हिस्से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कैसे ये बट रहे हैं? ये वर्टिकली बट रहे हैं। जम्मू कश्मीर से पंजाब की तरफ जब हम मूव करते हैं, सबसे पहले हमको ट्रांस हिमालय मिलता है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच एक यहाँ पे खाई आपको मिलती है। इस खाई को कहा जाता है आईटी, इंडस, सांगपो, सचर जोन। ITSZ इसको कहते हैं इंडस, चाइना की नदी सांगपो, सचर जोन। यानी कि सीधे सीधे इसको आप कह सकते हो सिंधु और सांगपो की नदी घाटी। तो इनमें से सिंधु नदी और सांगपो नदी, 2 नदियां बहती हैं। इन्हीं दोनों नदियों की जो घाटी है उसी को कहते हैं ITSZ, और यही घाटी ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो किसके द्वारा अलग होता है? ITSZ। बिल्कुल रट लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद जब हम महान हिमालय पे आते हैं तो महान हिमालय पे ही दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और इसी महान हिमालय को फिर मैं हॉरिजेंटली बांटूंगा भी। लेकिन इस महान हिमालय को जब हम पार करेंगे तो हमें कौन सा हिस्सा अगला मिलेगा? महान हिमालय को जैसे ही हम पार करेंगे तो हम लघु हिमालय पर आएंगे, तो बीच में फिर हमको यहाँ एक खाई मिलेगी, और इस घाटी को एक्चुअल में इस घाटी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कश्मीर की घाटी, कुल्लू मनाली की घाटी, बहुत सारी घाटियां होगी। तो ऐसे करके जो यहाँ फूलों की घाटी हो गई, नेपाल में काठमांडू की घाटी हो गई। तो यहाँ पर ये जो एक्चुअल में है इसको नाम देते हैं MCT। MCT का मतलब होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो भू आकृति है इसके द्वारा महान हिमालय और लघु हिमालय अलग होता है। और इसके बाद लघु हिमालय के बाद जब सबसे लास्ट वाला आएगा शिवालिक, तो वहां पर MBF आपको मिलेगा, ये वाला, ये आपको MBF मिलेगा। और इस MBF को कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये आप सिर्फ रट लो, इन सबको आपको क्या करना है? रट लेना है। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कौन सी आकृति है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटी है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच कौन सी है? इंडस सांगपो सचर जोन है। तो एक तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि हिमालय
फिर से 2 मिनट आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं हिमालय। हिमालय का मतलब बर्फ का घर, दुनिया का सबसे नया वलित पर्वत, दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां यहीं पर है, इसलिए यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट लार्जेस्ट पिक है इसका, और इसकी ऊंचाई है 8,850। वर्तमान में जहां पर हिमालय का अस्तित्व है, वहां पर बहुत समय पहले एक सागर हुआ करता था, उस सागर का नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर के स्थान पर हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? जब भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की तरफ मूव करती रही और जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो टेथिस सागर मूव कर गया पश्चिम की ओर, और वहाँ पर जो मलबे थे उसी मलबे का ऊपर की तरफ उठान हुआ और वहाँ पे फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ। तो हिमालय के जगह पे, टेथिस सागर के जगह पे हिमालय का निर्माण हुआ, और टेथिस सागर का जो बचा हुआ अवशिष्ट रूप है, जो रेजिडुअल रूप है उसका, उसी को कहते हैं मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। फिर हिमालय को जब हम पढ़ेंगे तो हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन करेंगे कि हिमालय में आप देखोगे कि बहुत लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बड़ी बड़ी घाटियां भी हैं, और इन्हीं घाटियों की वजह से इनको 4 बड़े बड़े हिस्सों में हिमालय को बांटा जाता है। पहला हिस्सा ट्रांस हिमालय, दूसरा हिस्सा महान हिमालय, तीसरा हिस्सा लघु हिमालय और चौथा हिस्सा शिवालिक। शिवालिक यानी कि सबसे बाहरी हिमालय और सबसे नया हिस्सा। कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा हिस्सा सबसे लेटेस्ट है, तो सबसे लेटेस्ट है यही, सबसे नया शिवालिक। क्लियर? अब हम लोग एक एक करके अलग अलग भागों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय को। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब हिमालय के उस पार। ट्रांस का मतलब होता है पार। तो देखो, संरचना की दृष्टि से यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। सबसे पहला पॉइंट कि यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। रट लो इसको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनली ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल हिमालय। यह ट्रांस हिमालय, हिमालय के उस पार, हिमालय के उस पार बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, लेकिन उनका विस्तार भारत में है, इसलिए हम उनको पढ़ेंगे। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? भारत के पर्वतीय क्षेत्र, और पर्वतीय क्षेत्रों में पहला हम लोग हिमालय पढ़ रहे हैं। तो हिमालय के पड़ोस में उस साइड में 2-4 पर्वत श्रेणियां हैं बड़ी बड़ी, जैसे काराकोरम है, जास्कर है, लद्दाख है, कैलाश है। तो ये सब की सब क्या है? ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। तो इसलिए हम ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है। उसके बाद यहां पे अगर हम मैप देखें तो ट्रांस हिमालय का अस्तित्व शुरू कहां से होता है, इसको थोड़ा सा 2 मिनट आप समझ लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय का जो अस्तित्व शुरू होता है, यह एक घाट है, और इस घाट को कहते हैं पामीर की घाट। घाट, अदरक देखा है, हल्दी देखा है, एक घाट होता है, चारों तरफ उसके वहां से निकलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही पामीर की घाट थी, पामीर प्लेटो। इसे दुनिया की छत कहा जाता है। पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बहुत ज्यादा विस्तृत पठार है, ऊंचा तो नहीं कह सकते हो, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, लेकिन सबसे बड़ा पठार है पामीर का पठार, और इसी वजह से इसको दुनिया की छत कह रहे हैं। तो पामीर की जो ये घाट है, यहां से 4 पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। इस घाट से एक निकल कर आती है पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए ईरान की तरफ जाती है, इसका नाम है हिंदू कुश। बहुत बारी किताबों में, इतिहास में हमको हिंदू कुश पर्वत श्रेणी का नाम सुनने में आता है। उसके बाद एक पर्वत श्रेणी चाइना की तरफ जाती है जिसका नाम है तिएनशान।
तिएन शान के ठीक नीचे से एक और पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम है क्यूनलुन, और एक पर्वत श्रेणी अपने प्यारे भारत की तरफ आती है जिसका नाम है काराकोरम। तो एक्चुअल में ये चारों पर्वत श्रेणियां कहां से इनिशिएट हुई? ये चारों पर्वत श्रेणियां पामीर के घाट से स्टार्ट हुई। चारों का डायरेक्शन अलग अलग हुआ। हिंदू कुश किधर की तरफ चला गया? हिंदू कुश ईरान की तरफ चला गया, अफगानिस्तान होते हुए। तिएन शान, क्यूनलुन ये दोनों चीन में चले गए, और काराकोरम हमारे भारत में। तो ट्रांस हिमालय का एक्चुअल में जो पहला हिस्सा आएगा उसको कहेंगे काराकोरम। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं? काराकोरम। काराकोरम के ठीक नीचे से एक और पर्वत श्रेणी भारत में फैली हुई है, उसको कहते हैं लद्दाख। लद्दाख के बाद एक और यहीं पे पर्वत श्रेणी फैली हुई है, इसका नाम है पीर जास्कर। और सबसे लास्ट चाइना तक, तिब्बत के पठार तक ये फैला हुआ है, कैलाश। तो देयर आर 4 माउंटेन रेंज इंक्लूडिंग इन ट्रांस हिमालय। फर्स्ट वन इज काराकोरम, सेकेंड वन लद्दाख, थर्ड वन जास्कर एंड फोर्थ वन कैलाश। तो कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 काराकोरम, ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख, ऑप्शन नंबर 3 जास्कर, ऑप्शन नंबर 4 पीर पंजाल। तो पीर पंजाल इज द पार्ट ऑफ हिमालय, नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा ये 4 पर्वत श्रेणियां आते हैं। अगर हम इनको मैप में यहां पर देखें तो इस तरीके से हमारा यहां पर ही ये जम्मू कश्मीर शुरू है। तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में चाइना तक ये फैला हुआ है, चारों की चारों पर्वत श्रेणियां। समझ में आ रहा है? चलिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इसके अलावा और भी हम लोग क्या अभी बात और करते हैं थोड़ा सा ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के बारे में जो अगला पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश इसके हिस्से हैं। गाडविन ऑस्टिन इसको कहते हैं K2। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि क्या K2 हिमालय की ऊंची चोटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो K2 किसकी चोटी है? काराकोरम की, और काराकोरम ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसीलिए आपसे एग्जाम में जब पूछता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो आप कंचनजंगा कहते हो, ना कि K2, क्योंकि K2 की ऊंचाई कंचनजंगा से ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसका आंसर नहीं होता है। यही अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आप क्या बता देते हो? गाडविन ऑस्टिन। और यही क्वेश्चन आ जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो कंचनजंगा। तो यहां 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। दूसरा, भारत की सबसे ऊंची चोटी। तीसरा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तीनों के आंसर अलग अलग हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, देखो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी बताया ही था, माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। भारत में हिमालय की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल कर आए हैं, आप बिल्कुल इनको रट लो। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा।
K2 की ऊंचाई कंचनजंगा से ज़्यादा है, फिर भी हम उसको हिमालय का नहीं मानते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि काराकोरम में है, और काराकोरम किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का, और ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा होता ही नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो यहां पे आएगा कि लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। अगला जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राकापोसी लद्दाख पर्वत की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन बनेगा कि राकापोसी क्यों फेमस है? दुनिया की स्टीपेस्ट स्लोप वाली चोटी है, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो आपको आंख मूंद कर आंसर क्या बताना है? राकापोसी। और राकापोसी का लोकेशन किस पर्वत श्रेणी पर है? लद्दाख। लद्दाख इज आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, एंड लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है वही है राकापोसी। तीव्रतम ढाल का मतलब क्या हुआ? तीव्रतम ढाल का मतलब जैसे ये एक चोटी है, यहां से जब कोई व्यक्ति गिरेगा बड़ा धीरे धीरे गिरेगा, और यही एक ये चोटी है। अब ये इसका जो स्लोप है बहुत ज्यादा, यहां पे अगर गिरा तो उसके बचने का चांस नहीं, यहां तो लुढ़कते लुढ़कते बड़ा धीरे धीरे आएगा। तो तीव्रतम ढाल वाली चोटी, स्टीपेस्ट स्लोप, जो दुनिया की स्टीपेस्ट स्लोप वाली चोटी है वो है राकापोसी। क्लियर हुआ? इसके बाद ट्रांस हिमालय से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे, उसका नाम है गार्ज। सिंधु नदी को जास्कर काटता है, ये जास्कर और लद्दाख दोनों पर्वतों को सिंधु नदी काटता है। तो लद्दाख क्या करता है? जब सिंधु नदी लद्दाख को काटकर लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर दुनिया का सबसे गहरा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे गहरा गार्ज बनाता है, गार्ज। और उस गार्ज का क्या नाम है? बूंदी गार्ज। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे गहरा गार्ज क्या है। अभी हम जनरल ज्योग्राफी में गार्ज पढ़ाएंगे, कैनियन पढ़ाएंगे, घाटियां पढ़ाएंगे, तो वहां पे ये सब चीजें क्लियर होंगी। गार्ज का मतलब सीधे सीधे आप ये समझो कि जैसे ये पर्वत है, तो क्या होता है, कुछ नदियां पूर्ववर्ती होती है, कुछ नदियां अनुवर्ती होती हैं। पूर्ववर्ती का मतलब वो अपने पहले वाले रास्ते को फॉलो करती है। हिमालय की जितनी नदियां हैं सबकी सब पूर्ववर्ती हैं, और ये अगर उसका रास्ता है और इस रास्ते में बीच में कोई पर्वत बन रहा है तो इसी पर्वत को काट देगा, और जब इस पर्वत को काटेगा तो इतनी ऊंचाई से जब यहां गिरेगा तो ये गार्ज बनेगा। वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो दुनिया का जो सबसे गहरा गार्ज है उस गहरे गार्ज का नाम है बूंदी गार्ज, और ये कहां लोकेटेड है? लद्दाख पर्वत पर। क्लियर? चलिए, हिमालय का जो पहला हिस्सा था ट्रांस हिमालय, हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। ट्रांस हिमालय से रिलेटेड पॉसिबल जितने क्वेश्चन थे यहां पर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 महान हिमालय, ऑप्शन नंबर 2 लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर 3 शिवालिक, ऑप्शन नंबर 4 ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय इज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल हिमालय। ट्रांस हिमालय का उत्पत्ति कहां से हुआ? तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई है पामीर के घाट से, पामीर के घाट से। और पामीर के घाट से मैंने बताया था, इस घाट से 4 पर्वत श्रेणियां निकली थी। कौन कौन निकली थी? कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। सबसे पहला हिंदू कुश ईरान की तरफ जाएगा, काराकोरम अपनी तरफ आएगा, तिएन शान और क्यूनलुन चाइना की तरफ जाएंगे। तो ये घाट से ही ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति होती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश 4 पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत इंक्लूड की जाती हैं। इसके बाद
इसके बाद है गाडविन आस्टीन K2 इस काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, यानी इस पूरे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? K2। और अगर स्पेशल कोई माउंटेन रेंज आपसे पूछे तो माउंटेन रेंज में आप काराकोरम बता देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आएगा कि जो राकापोसी है वो क्यों फेमस है? तो राकापोसी फेमस है दुनिया की तीव्र ढाल वाली चोटी, दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है राकापोसी। राकापोसी के बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि लद्दाख पर्वत को काटकर जो सिंधु नदी है, सिंधु कौन सा गार्ज बनाती है? बूंदी। और बूंदी क्यों फेमस है? बूंदी इसलिए फेमस है क्योंकि दुनिया का सबसे गहरा गार्ज है। ये ट्रांस हिमालय में मेरे हिसाब से इससे बाहर आपसे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा। जितने भी आप एग्जाम दोगे तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके यहां पर हो जाएंगे। यहां पर जो चीजें अगर छूटेंगी तो करंट अफेयर में अगर कुछ ऐसा हुआ रहेगा तभी छूटेगी, नहीं तो नहीं छूटेगी। चलिए, इसके बाद हम लोग हिमालय के दूसरे हिस्से की तरफ चलेंगे। हिमालय का जो दूसरा हिस्सा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं महान हिमालय। महान हिमालय अन्य एक नाम है इसके, इसको कभी बृहद हिमालय भी कहा जाता है, कभी आंतरिक हिमालय कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन में दे दिया आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय, महान हिमालय, तो ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये सब उसके छोटे छोटे नाम हैं जो कि अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाने जाते हैं। महान हिमालय की जो सबसे पहली पॉइंट यही है कि यही ओरिजिनल हिमालय है। जो हिमालय जो पूरी दुनिया में फेमस है, तो दुनिया की जितनी सभी ऊंची चोटियां हैं इसी में हैं। तो ये सर्वाधिक ऊंचा, पहला पॉइंट इसका जो निकल कर आ रहा है कि ये सर्वाधिक ऊंचा व मूल हिमालय, वह मूल हिमालय। इसका एक और नाम है हिमाद्री भी इसको कह रहे हैं। हिमाद्री हम इसको क्यों कह रहे हैं? हिमाद्री कहने के पीछे कारण है कि यहां की चोटियां बर्फ से क्या होती हैं? ढकी होती हैं। ये ट्रांस हिमालय से कैसे अलग होता है? तो ट्रांस हिमालय जैसे ही खत्म होगा तो मैंने बताया था कि एक घाटी का निर्माण होता है, या घाटी आपको रास्ते में पड़ती है। उस घाटी को या गहरे गड्ढे को इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस यानी सिंधु नदी, सांगपो नदी की घाटियां, इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा ट्रांस हिमालय से अलग होता है। ट्रांस हिमालय से अलग, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय का जो अलगाव होता है वो कैसे होता है? तो वो ITSZ के द्वारा होता है। महान हिमालय की जो आकृति है वो इस तरीके से धनुष के आकार की है। महान हिमालय का जो आकृति है धनुष के आकार का है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसको मैं अगर वर्टिकली डिवाइड करूं तो ये इस साइड में सिंधु नदी इसका बॉर्डर बनाता है और इस साइड में ब्रह्मपुत्रा। तो सीधे सीधे महान हिमालय दो नदियों के बीच फैला हुआ है। कहां से कहां फैला हुआ है? ये सिंधु नदी, और इस साइड में कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी से ये इन दोनों नदियों का जो मोड़ है, जो ये अचानक से दोनों मुड़ रही हैं, एक पाकिस्तान की तरफ मुड़ रही है और एक भारत की तरफ मुड़ रही है, दोनों के पीछे दो ऊंची ऊंची चोटियों का यहां पे रोल है। एक जो यहां पर ऊंची चोटी है इसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और यहां पर एक जो ऊंची चोटी है अरुणाचल प्रदेश में, जो सिंधु को भारत में मुड़ने के लिए मजबूर करती है, उसका नाम है नामचा बारवा। तो नामचा बारवा चोटी की वजह से ब्रह्मपुत्रा इंडिया में मूव करती है, इंडिया की तरफ टर्न होती है, बिल्कुल
तीक्ष्ण मोड़ है, बिल्कुल सिंटैक्सियल टर्न, एकदम अचानक से जा रही है म्यांमार की तरफ लेकिन अचानक से मुड़ गई भारत में, ये जा रहा अफगानिस्तान की तरफ लेकिन अचानक से मुड़ गया पाकिस्तान की तरफ। तो इन दोनों के पीछे जो रीजन है दैट इज नंगा पर्वत एंड नामचा पर्वत, एंड दीज टू पिक्स आर रिलेटेड टू ग्रेट हिमालय। यानी ये दोनों ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं, नंगा पर्वत और नामचा पर्वत, ये दोनों ग्रेट हिमालय से संबंधित है। ग्रेट हिमालय का धनुष के आकार में जो आकृति है, इसको हम नदियों के आधार पे 4 भागों में वर्टिकली इसको हॉरिजॉन्टली इसको डिवाइड करेंगे। क्षैतिज रूप से यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो इंडिया में एंट्री करती है, और इस नदी का नाम है सतलुज। इसके बाद एक और नदी है जो भारत में आती है, इसका नाम है काली। एक और नदी है यहाँ पर, ये है तीस्ता। तो ये चारों नदियां, चूंकि हिमालयन नदियां हैं 5 नदियां, और ये पूर्ववर्ती है कि अनुवर्ती हैं, तो पूर्ववर्ती नदियों का मतलब वे नदियां जो अपना रास्ता नहीं बदलती हैं, यानी कि अगर रास्ते में उनके कुछ आएगा तो उसको काट पीट कर वो आगे बढ़ेंगी। तो महान हिमालय उनके रास्ते में आ रहा था, महान हिमालय को काटते हुए ये अभी भी बह रही हैं। तो इन्हीं नदियों के आधार पे महान हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। जो पहला हिस्सा है इसको बोलते हैं कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय। पहला हिस्सा क्या कहलाएगा? कश्मीर या पंजाब हिमालय। दूसरा हिस्सा क्या कहलाएगा? जो सतलुज और काली के बीच है वो कहलाएगा कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उत्तराखंड की जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं सब की सब कुमायूं हिमालय संबंधित है, और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है कुमायूं हिमालय की, उसका नाम है नंदा देवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदा देवी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कुमायूं हिमालय, एंड कुमायूं हिमालय इज स्प्रेड ओवर द 2 मेन इंडियन रिवर्स सतलुज एंड काली। इसके बाद जैसे ही हम काली को पार करेंगे, तीस्ता की तरफ बढ़ेंगे, तो बीच में फिर एक हिमालय हमको मिलेगा। इसी हिमालय को कहते हैं नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय का मतलब दुनिया की सारी जितनी ऊंची चोटियां हैं सब की सब नेपाल हिमालय में लोकेटेड है। माउंट एवरेस्ट हो, मकालू हो, मनसालू हो, धौलागिरी हो, गौरीशंकर हो, कंचनजंगा हो, सब की सब ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय में है। और अभी एक क्वेश्चन भी आया था पीसीएस में ही कि नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है तीस्ता और काली के बीच। फिर उसके बाद तीस्ता के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये ब्रह्मपुत्रा तक जो फैला हुआ है, इस हिमालय को कहते हैं आसाम हिमालय। नेपाल हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे 2 चोटी जरूर आप नाम लिख लो उसके, माउंट एवरेस्ट, और यहाँ पर एक है भारत और सिक्किम, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है दैट इज कंचनजंगा। तो ये महान हिमालय से संबंधित सारी चीजें आपको निकल कर आ गई। महान हिमालय सबसे ऊंचा है, मूल हिमालय है। यह ITCZ, ITSZ के द्वारा अलग होता है ट्रांस हिमालय से। महान हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्रा के बीच है। नदियों के आधार पे हम इसको 4 भागों में बांट रहे हैं: कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इसमें सबसे लंबा कौन सा हिस्सा है? सबसे लंबा। और सबसे चौड़ा कौन सा हिस्सा है? तो सबसे चौड़ा। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं पीसीएस में कि महान हिमालय का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा चौड़ा है? तो कश्मीर वाला सबसे चौड़ा है। और कहां वाला सबसे लंबा है? तो आसाम वाला सबसे लंबा है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा तक का। कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों में है? सतलुज और काली। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। कोई भी पॉसिबल क्वेश्चन छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। इसके बाद ठीक नीचे जो है कि महान हिमालय के बाद यहां नीचे आएगा लघु हिमालय। तो जैसे ही ये लघु हिमालय आएगा तो बीच में फिर एक यहाँ पे घाटी मिलेगी, और इसी घाटी को हमने क्या बोला था? MCT, मेन सेंट्रल थर्स्ट। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से जान रहे हैं। जैसे कश्मीर हिमालय के नीचे वाली जो घाटी है इसी को कहते हैं कश्मीर घाटी, कश्मीर की घाटी, झेलम की घाटी। अभी यहाँ नीचे से झेलम नदी निकलेगी तो कश्मीर की घाटी होगी। यहाँ कुल्लू मनाली की घाटी, जो कुल्लू मनाली वगैरह हैं,
ये सब, ये कुल्लू मनाली वाली घाटी ये सब हो गए। यहाँ पे कौन सी घाटी निकल कर आएगी? काठमांडू की घाटी। और सबसे लास्ट यहाँ पर जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र ये सब है। उत्तराखंड में ये फूलों की घाटी और कुल्लू मनाली हिमाचल तक के है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी घाटियों से अलग होता है, जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग इसको बिल्कुल वीडियो को अच्छे से देख लो, सारे क्वेश्चन पॉसिबल कर लो। हिमालय के 2 पार्ट हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। 2 पार्ट हमारा अभी बचा हुआ है, एक लघु हिमालय बचा हुआ है और एक बचा हुआ है शिवालिक। उसको जैसे ख़त्म करेंगे पूर्वी हिमालय शुरू करेंगे, पूर्वी हिमालय के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, तमाम पहाड़ियाँ, हर पहाड़ी के जितने पॉसिबल डायमेंशन हैं सब हम करेंगे। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आपको प्रोजेक्ट से जो सब चीज़ का मैप, यहाँ जितनी पॉसिबल चीज़ें आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझा दी जा रही है। तो आप पहले इसको समझो, आप अपने पास एक मैप रख लो, उस मैप के माध्यम से थोड़ा इसकी समझ को और अच्छे से विकसित करिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। वीडियो को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।